आज हम बात करने वाले सी परिपथ के बारे में। बेसिकली सी परिपथ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंतर्गत आता है। और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ क्या होता है? जब हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ किसी प्रतिरोध, किसी प्रेरण कुंडली या किसी संधारित्र को जोड़ देते तो उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। हमने दो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ थे, आर परिपथ जिसमें हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं और दूसरा था एल परिपथ जिसमें हम प्रेरण कुंडली को जोड़ते हैं। ये कौन सा परिपथ है? सी परिपथ। इसमें हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ क्या जोड़ेंगे? एक संधारित्र जोड़ेंगे। मतलब कि इस प्रकार से आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत हो गया और इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे? एक संधारित्र जोड़ेंगे। ये क्या हो गया? संधारित्र हो गया। अब संधारित्र पे क्या होता है? यहाँ पर क्या रहता है? प्लस रहता है और यहाँ पे क्या रहता है? माइनस रहता है इस प्रकार से आवेश। तो होगा संधारित्र और संधारित्र को जोड़ दिया हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। इसकी जो धारिता है वो मैं कितनी मान लेता हूँ? सी मान लेता हूँ। इस पे जो आवेश उपस्थित है वो कितना उपस्थित है? क्यू मान लेता हूँ। हाँ, अब बेसिकली जैसे मैं इस संधारित्र को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ूंगा, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ूंगा तो यहाँ पर एक क्या उत्पन्न होगी? प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न होगी। और उस प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा आपका? V = Vm sin ωt। ये होता है जो बेसिकली प्रत्यावर्ती धारा परिपथ स्रोत को जैसे हम इसे जोड़ेंगे। हाँ, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत क्या होता है? जो कि हमें प्रत्यावर्ती धारा देता है। तो जैसे हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ संधारित्र को जोड़ेंगे तो ये जो आपका है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यहाँ पर एक वोल्टता उत्पन्न करेगा जिसे प्रत्यावर्ती वोल्टता कहेंगे और इसका मान कितना होगा? V = Vm sin ωt। हाँ, उसके बाद किसका नियम लगाना है? हमें किरचॉफ का नियम लगाना है। यही तो करते हैं। सबसे पहले हम आर परिपथ एल परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता लिखते हैं, उसके बाद किरचॉफ का नियम लगाते हैं और उस किरचॉफ का नियम लगाने के बाद हम किसका मान निकालते हैं? धारा का मान निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर किरचॉफ का नियम किस प्रकार से लगेगा कि जो आपका V है, मतलब कि ये देखो बेसिकली ये जो है आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ये पूरी की पूरी अपनी जो पावर है वो कहाँ पे अप्लाई करेगी? इस पर, क्योंकि एक ही है तो इसके द्वारा यदि आरोपित वोल्टता कितनी हो? V हो, तो पूरी की पूरी वोल्टता V कहाँ पर आरोपित होगी? यहाँ पर आरोपित होगी और वो किसके बराबर हो जाएगी? यहाँ पर जो उत्पन्न यहाँ पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा उसके बराबर हो जाएगी। हाँ, मतलब कि ये जितना भी उत्पन्न करेगी, ये जितना भी वोल्टता उत्पन्न करेगी जो कि बेसिकली इतनी कर रही है वो पूरी कहाँ जाने वाली है? यहाँ पर जाने वाली है। मतलब यहाँ का विभवांतर यहाँ के विभवांतर के क्या होने वाला है? बराबर होने वाला है। अब यहाँ का विभवांतर क्या होगा? तो देखो आपका C बराबर कितना होता है? Q/V होता है। C बराबर, तो यहाँ से V की वैल्यू क्या निकल जाएगी? V को इधर भेज दो और आपका C इधर आ जाएगा। तो V = क्या हो जाएगा? Q/C। और आपका Q का मान कितना है? स्मॉल q है, धारिता C ही है और ये तो मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ किरचॉफ के नियम से जो आपका V हो जाएगा कैपिटल वो किसके बराबर हो जाएगा? Q/C के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? Q/C के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो यहाँ की वोल्टता के बराबर होगी और यहाँ की वोल्टता कितनी है? Q/C। इसलिए मैंने V बराबर क्या कर दिया? Q/C कर दिया। ये किरचॉफ का नियम कैसे? देखो Q/C को इधर ला लो, V - Q/C = 0। ये भी क्या है? यहाँ का विभवांतर। ये भी क्या है? यहाँ का विभवांतर। जो विभवांतर का बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है? 0 होता है किसी बंद परिपथ के लिए। ये किरचॉफ का नियम है जो कि मैंने लगाया हो। आई बात समझ में? इसके बाद क्या करना है हमें? देखो किरचॉफ का नियम लगा लिए, उसके बाद हमें धारा का मान ज्ञात करना रहता है। देखो V का मान कितना है हमारा? Vm sin ωt है = क्या हो जाएगा? Q/C। अब देखो C किस में है? अपॉन में है। इधर जाएगा तो सॉरी अपॉन में इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा। तो Vm sin ωt = क्या आ गया? Q। ये हमारा किसका मान आया? आवेश का मान आया। किसका मान आया? आवेश का मान आया। अभी हमें धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखो हम क्या यहाँ पे कर सकते हैं? देखो जब हम एल परिपथ की बात कर रहे थे तो वहां पे क्या आया था? DI आया था, DI बराबर कुछ आया था। तो हमने क्या किए थे? दोनों पक्षों का समाकलन किए थे। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है? Q आ रहा है। तो बेसिकली हम Q में क्या करें? इसका समाकलन करें या अवकलन करें कि हमें धारा प्राप्त हो जाए। देखो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़े जो आपकी I होती है वो क्या होती है? dQ/dt होती है। I धारा में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। हाँ, वो I के बराबर होती है। मतलब मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा t के सापेक्ष और इसका भी, क्योंकि dQ/dt क्या होता है? I, और I का ही मान मुझे ज्ञात करना है। तो मैं क्या कर दूंगा? इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा और इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा। तो ये हो जाएगा d/dt CVm sin ωt।
इज इक्वल टू, इसका भी कर दूंगा मैं टी के सापेक्ष अवकलन क्यू। हो गया, इसका भी टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया और इसका भी टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब बेसिकली देखो सी वी एम ये क्या है, कॉमन है, मतलब कि ये आपकी नियत राशि, तो ये क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। सी वी एम शिखर मान है और ये आपका धारिता है जो कि नियत होती है। डी बाय ऑफ डी टी, अंदर क्या बच जाएगा, साइन ओमेगा टी, क्या बच जाएगा, साइन ओमेगा टी। और डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू कितनी होती है, आई होती है आई। बेसिकली हमने अवकलन क्यों किए, क्योंकि बेसिकली किरचॉफ के नियम से मुझे धारा का मान ज्ञात करना था। धारा का मान ज्ञात करना था तो यदि मैं क्यू का अवकलन करता हूं तो मुझे धारा का मान मिल जाएगा, इसलिए मैंने अवकलन किया। पिछले केस में मैंने समाकलन किया था, क्यों, क्योंकि डी आई का समाकलन कितना होता है आपका, आई होता है ऐसा। तो यहाँ पर क्यू था तो मैं इसका अवकलन कर दिया जिससे कि मुझे आई प्राप्त हो गया। तो यहाँ से आई कितना प्राप्त हो गया आपको, सी वी एम डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो बेसिकली अब हमें क्या करना पड़ेगा, साइन ओमेगा टी का टी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, साइन ओमेगा टी का टी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो देखो साइन ओमेगा, जैसे कि साइन के एक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है आपका, कॉस के एक्स इंटू के, हाँ कॉस के एक्स इंटू के। साइन देखो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, अब एक्स के स्थान पे क्या है, के एक्स है, तो साइन के एक्स का अवकलन भी कितना होगा, कॉस के एक्स। लेकिन एक्स के स्थान पे के एक्स आया है तो के एक्स का फिर से अवकलन हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं आपके साइन ओमेगा टी की, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा आपका, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा। आई बात समझ में। जैसे साइन के एक्स का कितना होता है, के कॉस के एक्स, के कॉस के एक्स, वैसे साइन ओमेगा टी, तो देखो के स्थान पे ओमेगा आ जाएगा और कॉस के एक्स के स्थान पे आपका ओमेगा टी आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ लिख देते हैं सी वी एम, उसके बाद देखेंगे ओमेगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि इसका मान कितना है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। तो आपके आई का मान क्या आ गया, सी वी एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हाँ, अब यहाँ पर एक बात देखना, ये जो आपका कॉस ओमेगा टी है, बेसिकली ये तो हमने कर लिए, ये भी आप धारा का मान बता सकते हो कि ये भी धारा का मान है आपका। लेकिन यदि हम कला की बात करें तो कला क्या होती है, जो कि साइन के बाद लिखी रहती है। यहाँ यदि हमें कला बतानी हो धारा की तो बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। इसके तो बता देंगे क्योंकि साइन है, साइन के पदों में, लेकिन ये साइन के पदों में नहीं है तो हम कला नहीं बता सकते इसकी, इसलिए इसे हम किसे में कन्वर्ट करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली देखना आपका जो होता है ना, जैसे कि कॉस आपका थीटा है तो किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। हाँ, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 90 प्लस थीटा, दोनों ही सही है। चाहे तो आप कॉस थीटा के स्थान पे साइन 90 माइनस थीटा लिखो या कॉस थीटा के स्थान पे साइन 90 प्लस थीटा लिखो, दोनों ही सही है। तो हम किसका उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। इसका उपयोग क्यों करेंगे अभी मैं बताता हूँ, इसका उपयोग क्यों नहीं करेंगे वो भी मैं बताता हूँ बेसिकली। तो देखो आपको कॉस थीटा को, आपको कॉस ओमेगा टी को किस में बदलना है, साइन में बदलना है। तो देखो यहाँ पर थीटा के स्थान पे क्या आया है, ओमेगा टी आया है, आया ओमेगा टी। उसके बाद देखना यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा टी। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं इस कॉस ओमेगा टी के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस ओमेगा टी। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सी वी एम ओमेगा साइन 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपके आई की वैल्यू हो जाएगी। कॉस ओमेगा टी को मैंने साइन ओमेगा टी में बदला ताकि कला हम बता सके, इसकी कला क्या है, इसकी कला क्या है, कलांतर बता सके और अपना फेजर आरेख अच्छे से बना सके। और उसके लिए हमने क्या किया, कॉस ओमेगा टी बराबर कर दी साइन 90 प्लस ओमेगा टी। अब बेसिकली इसका हमने उपयोग क्यों नहीं किए, क्योंकि देखो यहाँ पर जो आपका ओमेगा टी है वो किस में है, प्लस में है। यदि मैं ये वाला लेता तो यहाँ पे क्या आता आपका, ओमेगा टी माइनस में आ जाता, इसलिए ये प्लस में ही रह जाए, इसलिए मैंने क्या लिया, साइन 90 प्लस ओमेगा टी। यहाँ पर ओमेगा टी प्लस में ही है। तो इस प्रकार से आपका जो धारा का मान है वो क्या आएगा आपका, आई सी वी एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। आगे इतना। अब देखो बेसिकली आपको इतना ही करना रहता है। सी परिपथ पूछता है तो आपको परिपथ बनाना है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान निकालना है, किरचॉफ के नियम से धारा का मान निकालना है। उसके बाद आपको क्या बनाना रहता है कि जो बात आपको स्पष्ट हो रही है वो लिखना रहता है। तो देखो यहाँ से हमें क्या बात स्पष्ट हो रही है कि जो आपकी प्रत्यावर्ती वोल्टता की जो कला है वो कितनी आपकी, ओमेगा टी है,
कितनी है, ओमेगा टी है। और इस आई की जो कला है वो कितनी है आपकी, π/2 प्लस ओमेगा टी है। कितनी है आपकी, π/2 प्लस ओमेगा टी है। कितनी है, π/2 प्लस ओमेगा टी है। हाँ, अब बेसिकली कलांतर देखना है हमें कि इसकी कला और इसकी कला में अंतर कितना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे। करो, ओमेगा टी माइनस π/2 प्लस ओमेगा टी, ये कोष्टक में बंद है। हाँ, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, इससे ये कैंसिल। तो बेसिकली क्या आएगा आपका, माइनस का π/2। क्या आएगा, माइनस का π/2। इसके नेगलेक्ट कर दो इस चिन्ह को, कोई बात नहीं, क्योंकि हम चाहिए यदि इसमें से इसको घटाते तो माइनस चिन्ह आता ही नहीं। तो बेसिकली जो कलांतर आएगा वो कितना आएगा, π/2। जो आर परिपथ में कलांतर कितना आया था, 0। एल परिपथ में भी आपका कितना आया था, π/2। और सी परिपथ में भी कितना आया है, π/2 कलांतर। बेसिकली ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाएगी। हाँ, कलांतर ये होती है इसकी कला, ये होती है इसकी कला, कलांतर बराबर डेल फाई बराबर π/2 आ गया। आगे इतना। इसके बाद अब क्या खींचेंगे हम, आपका फेजर डायग्राम खींचेंगे। क्या खींचेंगे, फेजर आरेख खींचेंगे। हाँ, तो फेजर आरेख हम यहाँ बनाएंगे। फेजर आरेख के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आई का मान और बेसिकली वी का मान। ये इस प्रकार से इसको बनाते हैं। देखो देखो, सबसे पहले तो वी को लेते हैं। बताओ वी की कला कितनी है, ओमेगा टी है। अब यदि कला ओमेगा टी है, इसका मतलब ये कितना कोण बना रहा है, ओमेगा टी कोण बना रहा है। बेसिकली साइन के बाद जो भी लिखा रहता है वो कोण होता है। तो बेसिकली वी में साइन ओमेगा टी लिखा है, मतलब वी जो है कितने कोण से है, ओमेगा टी कोण से है। तो ये जो आपका वी आ जाएगा वो कितने कोण से आ जाएगा, ओमेगा टी कोण से आ जाएगा। कितने कोण से आ जाएगा, ओमेगा टी कोण से आ जाएगा आपका। अब ये जो आपका आई है वो कितने कोण से है, π/2 प्लस ओमेगा टी। मतलब कि इस ओमेगा टी में मुझे π/2 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 90 जोड़ना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलने वाला है, ई मिलने वाला है। हाँ, तो बेसिकली यहां से देखो लगभग आपका आई ऐसा होगा, क्योंकि देखना यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90। तो यहाँ से यहाँ तक का 90, यहाँ से यहाँ तक का ओमेगा टी, तो हो गया ओमेगा टी प्लस 90 हो गया आपका। बेसिकली हमें आई को क्या करना था, यहाँ से π/2 प्लस ओमेगा टी एंगल पे रखना था। अब यहाँ से यहाँ तक का ओमेगा टी है, यहाँ से यहाँ तक का 90 कर दो, तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 प्लस ओमेगा टी, जो कि वास्तव में हमें करना भी था। तो जो आपका आई या वी का ग्राफ बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा। देखो यहाँ पर और एक बात देखते हैं, हमें देखना है आई आगे है या वी आगे है, आई आगे है या वी आगे। देखो आई क्या है, ओमेगा टी है, वी क्या है, ओमेगा टी प्लस π/2 है। मतलब आगे कौन है इस बार, आई आगे है, आई आगे है π/2, आई आगे है वी से, आई वी से क्या है, आगे है। वो भी कितना आगे है, π/2 से आगे है। कितने से आगे, π/2 से आगे। या आप ऐसा बोल सकते हो कि जो वी जो है वो आई से π/2 क्या है, पीछे है। दोनों ही सही है। आई वी से कितने आगे, π/2 आगे है। देखो आई वी से 90 मतलब π/2 आगे है, या वी आई से 90 पीछे मतलब π/2 पीछे है। हाँ, ऐसा। इसलिए जो आपका पहला हम जब फेजर डायग्राम बना रहे थे तो वी आपका यदि ओमेगा टी एंगल पे, तो ये कितने पे रहेगा, इससे आगे 90 डिग्री पे रहने वाला है। इतने भाई समझ में। इसके बाद हम बनाएंगे इसका साथ वाला डायग्राम, जो कैसा रहता है आपका। देखो बेसिकली जो वी है वो उसके क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो यहाँ पर किसका ग्राफ बनेगा, साइन का ग्राफ बनेगा। तो जो साइन का ग्राफ होता है वो कुछ कैसा रहता है, ऐसा रहता है। साइन का ग्राफ कैसा रहता है, इस प्रकार से रहता है। और बेसिकली अब किसका ग्राफ खींचेंगे हम, इस आई का। ये किसका ग्राफ है, वी का ग्राफ है, तो इसका जो उच्चतम मान हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, वीएम हो जाएगा। हाँ, अब बेसिकली हमें आई का ग्राफ खींचना है। आई में क्या आ रहा है, साइन। लेकिन बेसिकली देखना इससे खींचने जाओगे थोड़ा कठिन जाएगा। तो ये साइन π/2 प्लस ओमेगा टी किससे बनाए, इस कॉस ओमेगा टी से बनाए, तो हम कॉस का ग्राफ खींचेंगे। इससे बनाना थोड़ा कठिन जाएगा, इसलिए हम क्या खींचेंगे, इसकी सहायता से करेंगे, कॉस ओमेगा टी की सहायता से करेंगे, इस कॉस ओमेगा टी की सहायता से करेंगे। तो देखो कॉस का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है आपका, इस प्रकार से होता है। क्या होता है, इस प्रकार से होता है। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है आपका 90 डिग्री, ये होता है आपका 180 डिग्री, ये होता है आपका 270 डिग्री, और ये होता है आपका 360 डिग्री। ये होता है पूरा एक ग्राफ किसका, आपका कॉस का ग्राफ होता है। हाँ, तो देखना
देखो तुलना करते हैं अच्छे से। कॉस का ग्राफ ऐसा हो गया, साइन का ग्राफ कैसा रहता है, इस प्रकार से रहता है। तो देखना जब आपका साइन नीचे रहेगा तब ये सबसे ऊपर रहेगा। जब आपका बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है आपका 180 होता है। ये क्या है 180, ये क्या है आपका 90 है। तो देखो 90 पर ये सबसे ऊपर है तो सबसे क्या होता है नीचे होता है। फिर ये क्या हो गया आपका 180, तो देखो 180 पे ये बेसिकली क्या होता है 0 हो जाता है, लेकिन 180 पे ये क्या होता है नीचे की ओर आ जाता है। बेसिकली ये जो है 270 पे यहाँ होता है, ये 0 पे होता है। हाँ, और बेसिकली 360 पे 0 पे होता है, ये क्या होता है अधिकतम होता है। मतलब कि जब आपका ये नीचे रहेगा तब ये ऊपर रहेगा। हाँ, और ये जब आपका ऊपर रहेगा तब ये क्या रहने वाला है नीचे रहने वाला है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ किसका ग्राफ बनाएंगे, कॉस का ग्राफ बनाएंगे। तो देखना कॉस का ग्राफ कैसे बन जाएगा आपका, लगभग आपका कॉस का ग्राफ बनेगा यहाँ से ऐसे चलेंगे और थोड़ा ऐसे नहीं, ये देखो ये 0 पे अधिकतम, फिर 90 पे 0, फिर ये हो गया आपका 180 पे नीचे, फिर 270 में यहाँ, और ये ऐसा ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा। हाँ, देखो क्या किया मैंने, ये आपका 0 डिग्री मान लिया, फिर मैंने इसे क्या मान लिया आपका 90 डिग्री मान लिया, इसे 180 डिग्री मान लिया, इसे 270 डिग्री मान लिया, इसे आपका 360 डिग्री मान लिया। यहाँ नहीं आएगा 270, लगभग ये जो ग्राफ है ना आपका ये होगा आपका 270 और ये होगा आपका 360 ऐसा। 0, 90, 180, 270, 360। अब देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसलिए आपका ग्राफ नीचे है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए आपका ऊपर दिख रहा है। फिर साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसलिए आपको फिर से ग्राफ नीचे दिख रहा है। साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है -1, इसलिए वो नीचे दिख रहा है आपको। साइन 360 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसलिए वापस आपको यहीं दिख रहा है। हाँ, ऐसा बेसिकली ग्राफ बनता है। तो कॉस का भी बनाने जाएंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए सबसे ऊपर। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए वो यहाँ दिख रहा है। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। कॉस 270 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0 होती है। कॉस 270 की वैल्यू 0 होती है, तो ये यहाँ से जाएगा ऐसे। और कॉस 360 की वैल्यू कितनी होती है आपकी ये। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। हाँ, सो मतलब जो फेजर डायग्राम है वैसा बनेगा। और ये जो है वो किसका है आपका आई का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ था वी का। और ये जो है बेसिकली इसे हम क्या कर देंगे, इससे ऐसे मिला देंगे और इसे भी इससे हम ऐसा मिला देंगे। हाँ, ये क्या इसका अधिकतम मान है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेसिकली IM। ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा IM हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फेजर डायग्राम। इसके लिए मैंने क्या किया, बेसिकली सबसे पहले मुझे देखना था आपका V आगे है या I आगे। तो आपका I आगे था, कितने से आगे था 90 डिग्री से आगे था। तो यदि ओमेगा T में हो तो ये कितने पे होगा 90 डिग्री से आगे होगा। तो ऐसा बना। उसके बाद V का ग्राफ कैसे बनता है साइन का, तो साइन के हिसाब से मैंने बना लिया। उसके बाद बेसिकली हमें आई का ग्राफ बना था, तो आई में साइन आ रहा था, थोड़ा जटिल जाता है, इसलिए हमने इसका सहारा लिए। तो इसका सहारा लिए तो आपका जो डायग्राम मतलब जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसा बना, कॉस का ग्राफ ऐसा बना। हाँ, तो ये हो गया आपका फेजर। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, बेसिकली जो CVM होता है, ये जो आपका CVM ओमेगा होता है, ये जो होता है इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हो IM लिख सकते हो। हाँ, क्या लिख सकते हो IM, मतलब धारा का अधिकतम मान शिखर मान। तो यहाँ से IM की वैल्यू कितनी हो गई CVM इंटू ओमेगा हो गई। IM का मान कितना हो गया CVM ओमेगा। यहाँ मैं करना भूल गया था, बेसिकली आपको डब्बे में बंद कब कर देना, जब आप CVM ओमेगा के स्थान पे IM लिखोगे तब बंद करना है। हाँ, जहाँ पे IM की वैल्यू कितनी CVM ओमेगा। अब यहाँ से एक बात ध्यान देना कि आपका जो बेसिकली प्रतिबाधा है यहाँ पर वो क्या होगी प्रतिबाधा। तो देखो प्रतिबाधा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बेसिकली x से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, किससे प्रदर्शित करते हैं x से। लेकिन ये किसका प्रतिबाधा है C परिपथ की प्रतिबाधा, इसलिए इसे किससे प्रदर्शित करेंगे XC। इसके पहले आपका L परिपथ था तो किससे प्रदर्शित करेंगे उसे XL, और उसके पहले क्या था R परिपथ था तो XR। तो बेसिकली जो XC हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, देखो प्रतिबाधा क्या होती है, यदि धारा के फॉर्मूले में V के नीचे जो भी आता है, धारा के फॉर्मूले में V के नीचे जो भी आता है वही क्या होती है
प्रतिबाधा होती है। तो हमें धारा का फॉर्मूला मालूम है, आई एम इजिकल टू सी वी एम ओमेगा। अब इसके अपर में तो कुछ है नहीं, मतलब कि प्रतिबाधा नहीं होगी, ऐसा नहीं हम कर सकते। कैसे, देखो ये जो है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई एम इजिकल टू वी एम अपॉन 1 सी ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि सी ओमेगा जब ऊपर जाएगा ना तो वापस ये यही बन जाएगा। इसीलिए हम ये जो आई एम है, मतलब सी वी एम ओमेगा है, तो वी एम ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो सी ओमेगा है इसे मैंने 1/c ओमेगा लिख दिया, क्योंकि ये जैसे ही ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा आपका, सी ओमेगा वापिस यहाँ पर आ जाएगा। आई बात समझ में, याद रखना। जैसे कि आपका कहीं लिखा है A/1/b, A/1/b, इसका मतलब होता है आपका AB। क्या होता है, AB, मतलब कि हर में यदि इस प्रकार की राशि लिखिए जो हर में नीचे भी है तो वो राशि ऊपर चल जाती है और गुणा हो जाती है। तो वैसे Vm है 1/c ओमेगा, 1/c ओमेगा मतलब सी ओमेगा ऊपर चले जाएगा, सी ओमेगा ऊपर चले जाएगा तो वापस सी ओमेगा आ जाएगा। तो हम जो ये वाला पद है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Vm/1/c ओमेगा। अब प्रतिबाधा क्या होती है, Im के फॉर्मूले में Vm के नीचे जो भी लिखा रहता है, Vm के नीचे जो भी लिखा रहता है, Vm के नीचे क्या लिखा है 1/c ओमेगा, तो इसकी जो प्रतिबाधा हो गई वो कितनी हो गई आपकी 1/c ओमेगा हो गई। आपको क्या देखना रहता है, प्रतिबाधा के लिए Im का फॉर्मूला मालूम होना, उस Im के फॉर्मूले में Vm के नीचे जो भी होता है, Vm के नीचे जो भी होता है वही होती है प्रतिबाधा। तो इसकी प्रतिबाधा कितनी हो गई, xc इज इक्वल टू 1/c ओमेगा। और जो हमारा x r आया था वो कितना आया था, कैपिटल R आया था R परिपथ के लिए, और जो XL आया था वो कितना आया था, L इंटू ओमेगा आया था। और यहाँ पे कितना है 1/c ओमेगा। तो ये क्या था आपका C परिपथ।